हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए बेटा, जो बचे हुए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही इस समय कि नीट 2024 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम लोग जहां तक हो गया है ठीक उसके आगे तो जो बेटा अब 35 नंबर से लेकर के 20 नंबर के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बचे हुए क्वेश्चन जस्ट इसके बाद अभी मैं दूंगा आपको, तो ये याद देखना बेटा क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि एक क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट सी लेवल, यानी कि सी लेवल पर कोई जो वॉच है बेटा वो करेक्ट टाइम देता है। यदि कह रहा है कि इसको 2133.3 किलोमीटर यदि हम उसको ऊपर लेकर के चलाएं सी लेवल से ना, तो कह रहा है कि व्हाट विल चेंज इन द ड्यूरेशन, और ऑप्शंस दिया है 2/3 आवर स्लो हो जाएगा, 2/3 आवर फास्ट हो जाएगा, 1/3 आवर से स्लो हो जाएगा, 1/3 आवर फास्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यदि बेटा इसके विषय में आइडिया है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू, अदरवाइज यस कमांड द सोल्यूशन। क्या बेटा देखिए, अब यहाँ पे इसकी थ्योरी क्या है, इस समय थोड़ा सा बहुत ही फास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जस्ट बहुत ही कम दिन बचा हुआ बेटा, 5-6 डेज बाद आपका एग्जाम है। तो जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं जैसे बोला है ना कि इंपॉर्टेंट प्रचंड प्रहार वाला एक एपिसोड दूंगा, 5-6 घंटे 7 घंटे जो भी कुछ होगा पूरी फिजिक्स उस एपिसोड में रिवाइज होगी। तो फिर आप अभी जो सामने है पहले वहाँ चलते बेटा। जानते हो कि टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है T = 2π/L/G, यू नो वेल। ओके, और G की वैल्यू में यानी कि यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है बेटा? देखो ये तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड करता है L और G पर, यानी कि जो लेंथ होती है पेंडुलम की वह और G पर डिपेंड करता है। तो L की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वॉच यहाँ पर रखा हुआ है, वही वॉच वहाँ पर है, तो हम L की वैल्यू तो कांस्टेंट है। G के मान में जो चेंज होता है उसी पर डिपेंड करेगा कि टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। यदि G का मान बढ़ा तो टाइम पीरियड घटेगा, और जब टाइम पीरियड घटता है तो घड़ी जो वॉच होती है वो फास्टर होती है, और जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो वॉच जो होती है बेटा वो स्लोअर होती है। तो कब स्लो पर मारना है, कब फास्ट पर मारना है निशान, तो यस बी श्योर। अब देखो बेटा GH बराबर क्या है, G/100 मच फार्मूला जानते होंगे आपको। GH = ये बेटा थ्योरी पूरी P100 फिजिक्स में SD पांडे P100 फिजिक्स बेटा पूरी फिजिक्स आपकी बहुत ही ज़बरदस्त पूरा दिया हुआ है। तो आप जो भी चैप्टर में जहाँ भी प्रॉब्लम हो, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट पर जाना है बेटा, और जा करके वह जो चैप्टर जो टॉपिक देखना है उस टॉपिक को देखिए, पढ़िए, समझिए, बहुत ही बेस्ट आपको सब कुछ दिया हुआ है। फिर आप इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो GH यानी कि H हाइट पर आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाउ मच, तो G/100 मच 1 + h/r का होल स्क्वायर कर दो बेटा। अब जानते हो कि T = 2π/L/G होता है। अब यहाँ डिवीजन कर दिया, ΔT/T, T1 = so much। अब जो बेटा डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली थी, तो डेल्टा टी बराबर क्या हुआ, T1 × h/r। अब यहाँ पे देखो बेटा डेल्टा टी का मान T1 बराबर क्या है, 1h/r, मतलब कि 1 घंटे की बात बोला है। 1 घंटा 2133.3 किलोमीटर ऊपर ले गया है। 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता ही है बेटा, जानते हो। अब यहाँ से एक कैंसिल हुआ बेटा, किलोमीटर से किलोमीटर, और यह अप्रॉक्सीमेटली जब डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3, यस 1/3, तो 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स क्या है, G का मान घटा है, ऊपर गए तो G का मान घटा है, तो टाइम पीरियड बढ़ा होगा, और टाइम पीरियड बढ़ा होगा तो घड़ी स्लोअर हुई होगी, यानी कि किस पे निशान मारना था बेटा, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया। देखिए अब सी ऑप्शन में बेटा तो आपका यहाँ पे सही आंसर मानना था सी ऑप्शन पर, 1/3 आवर्स बिकम्स स्लो और 1/3 आवर्स बिकम फास्ट। तो अब जरा देखिए यहाँ सावधानी बरतनी है, सी या डी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा। कोई बाल है बेटा जो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, सच दैट। बेटा एच पहले बता दूं बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी। बस इस समय तो आप पढ़ाई पूरी हो गई होगी, तैयारी पूरी हो गई होगी, ना हुआ हो अभी भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराने की बात है बेटा। बस क्या करना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है, और मैं उसी के लिए आपको एक एपिसोड देने जा रहा हूँ बेटा। आज हो सकता है कि रात में आ जाएगा, अदरवाइज कल मॉर्निंग आपको मिलेगा। तो मैं एक एपिसोड देने जा रहा हूँ बेटा प्रचंड प्रहार CPMT इसमें नीट 2024 के फिजिक्स के ऊपर बेटा। तो पूरी की पूरी फिजिक्स
एक लेक्चर में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जहाँ से ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आने की क्वेश्चंस है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो उस एपिसोड को, उस लेक्चर को जरूर पढ़ करके जाइएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगी फिजिक्स। ओके, कम ऑन द पॉइंट। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बेटा, कह रहा कि बाल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा सच दैट इट्स रेंज इज मैक्सिमम। रेंज कितना बेटा मैक्सिमम बोला है 150 मीटर। लेट इट प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं है बेटा, और अब किस एंगल पे थ्रो कर रहा है 30 डिग्री पर, देन रेंज विल बी। तो कह रहा बेटा कि रेंज क्या होगा 150√3/√2 सो मच एंड सो मच एंड सो मच। 4 ऑप्शंस दिया बेटा। आइए जरा देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बेटा प्रोजेक्टाइल का सवाल है, प्रोजेक्टाइल बहुत ही अच्छा सब कुछ दिया गया है। आप थ्योरी में कोई भी दिक्कत है तो वहाँ तुरंत पढ़ लीजिए बेटा। इस समय एग्जाम के समय में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो जल्दी जल्दी सभी फार्मूला बेटा रिवाइज कर डालिए। अब जरा देखिएगा, आर मैक्स बराबर जानते हो बेटा होता है u²/g, और ये कब होता है आर मैक्सिमम, जब थीटा का मान होता है 45। अब चूंकि आर मैक्स दिया है 150 मीटर दिया बेटा, आपको आर मैक्स का मान दिया हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि u²/g का मान आपको दिया है 150। चूंकि अब पूछ रहा है 30 डिग्री पर क्या होगा रेंज, तो आर 30 बराबर क्या होगा बेटा, फार्मूला जानते हो ना, तो आप फार्मूला जानते हो बेटा क्या हो गया। तो अब ये हो गया क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2u² होगा ना, तो बेटा यहाँ पे अभी आंसर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा अपान g हो गया बेटा। ओके, अब जैसा देखिएगा बेटा, तो कौन सा आंसर होता है अभी चेक किया जाएगा। तो देखो बेटा, तो 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा आप जानते हो बेटा रेंज होता है। अब जरा देखिएगा, अब r30 बराबर कितना हो गया बेटा, r30 डिग्री पर कितना हो गया, तो r30 डिग्री पर अब यहाँ पर बेटा u²/g, तो u²/g की वैल्यू कितनी आ गई, u²/g की वैल्यू दिया ऑलरेडी दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, और इंटू 2u² होता है फार्मूले में, तो यह ऐसा मतलब यहाँ पर 2 भी लग गया। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे यानी 2, देखो बेटा यहाँ पे 2 भी लग गया। अब इसी को सॉल्व कर दिए, तो 2 × 150 यानी कि यहाँ पर 2 है बेटा, 2 × 150 इंटू sin 30 1/2 इंटू √3/2। अच्छा, आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, ये यहाँ पे जो 2 है वो 2 से क्या हो गया बेटा, एक कैंसिल हो गया, यानी कि जो ऑप्शन आया बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वह आंसर है बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपान नहीं बेटा ये, ठीक, तो इसका जो आंसर आया बेटा वो कितना हुआ 75√3 मीटर। तो 75√3 मीटर, और यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे ऑप्शन है, ये बदल दीजिएगा 150√3 मीटर बेटा, और यहाँ पर है देखिए ऑप्शन में, यहाँ पर है √3 मीटर और यहाँ पर 75 मीटर है बेटा, ये 75 मीटर है ना। तो ये ऑप्शन दिया, यानी कि कौन सा आपका आंसर सही हुआ। तो आपका इस क्वेश्चंस में देखो फिर से बात देख लीजिए बेटा, देखिए आर मैक्स बराबर u²/g होता है बेटा, तो थीटा बराबर 45 पर होता है, तो आर मैक्स 150 दिया हुआ है। अब फार्मूला जानते बेटा कि 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा अपान g होता है। अब देखो बेटा u²/g की वैल्यू दी हुई है, u²/g की वैल्यू u²/g वैल्यू 150 दिया है, तो बेटा तो 150 हो गया, और इंटू 2 यहाँ पर है बेटा, तो 2 × 150 यानी कि 300 हो गया, 300, और नीचे sin 30 1/2 और यहाँ cos 30 √3/2, तो ये 4 हो गया। 4 से 300 करेंगे बेटा तो कट जाएगा 75 हो जाएगा, नीचे कुछ बचा नहीं है ना, 4 से सीधे कट जाएगा, तो आया 75√2। ओके बेटा, तो बेटा यहाँ पे सब कुछ हटा दिया जाए, ऊपर ही कट गया है सब कुछ, तो इसको हटा दीजिए, और आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 75√3 मीटर, दैट विल बी द आंसर। ओके बेटा, चलिए अब जा देखिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए अब आपका क्वेश्चन कुछ टफ होंगे, कुछ सिंपल होंगे, ऐसे ही पेपर की सेटिंग होती है। अब जा देखिए आगे और चलते हैं बेटा, नेक्स्ट अब देखना, अब जा देखिएगा हल्का क्वेश्चन मेरा क्या है, कह रहा कि 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक है वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j + 4k -4k, और दूसरा वेक्टर बेटा b बराबर 4i + 2j + k। कह रहा है कि सच दैट, यानी कह रहा है बेटा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू दे रहा है सी, वेक्टर सी। कह रहा है कि डिटरमाइन ए वेक्टर विच इज यूनिट एंड पैरेलल टू सी, विच इज यूनिट एंड पैरेलल टू सी ना, तो विच इज पैरेलल टू सी है बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूनिट हटा दीजिए, विच इज पैरेलल टू सी, हाँ बेटा क्वेश्चन में है विच इज पैरेलल टू सी है, केवल इतना ही है, यूनिट रहेगा तो क्या किया जाएगा अभी मैं बता रहा हूँ। तो डिटरमाइन ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू सी,
क्या करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल सा ये तो सवाल है बेटा, आपको अच्छी तरह से तैयार होगा यह। देखिएगा वेक्टर ए का मान कितना है 2i + 3j - 4k, बी का मान कितना बेटा 4i + 2j प्लस। जब भी कभी भी किसी भी वेक्टर के पैरेलल आपको वेक्टर बताना हो ना, तो बेटा देखिए अब यहाँ पे पैरेलल वेक्टर बताना हो तो याद रखें बेटा कि हमेशा क्या करिए उसका ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन से ऐसे है यह कि टू वेक्टर्स ए बराबर, देखिए ध्यान दीजिए कितना है, पहलू नोट करिए पहले ए का 2i + 3j - 4k, एंड वेक्टर बी बराबर बेटा 4i + 2j + k है, सच दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर पैरेलल ये ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी है, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा वेक्टर सी है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है कि डिटरमाइन ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू सी, यानी अब इसके पैरेलल कोई आपको वेक्टर बताना है। ओके बेटा, तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर बताना है तो कौन सा वेक्टर हो सकता है, आइए चलिए। ओके बेटा, तो अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, क्या करिए ए क्रॉस बी का मान पहले निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी का जब मान निकालोगे बेटा, जानते हैं मान निकाला आई जे के कर देते हैं, आई के नीचे आई के कोफिशिएंट दोनों वेक्टर के, जे के नीचे जे के दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट, के नीचे के दोनों को वेक्टर के कोफिशिएंट। अब सी वेक्टर सी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर सी है, तो सी बराबर क्या हुआ, जानते बेटा कि एक बार आई बाहर ले लेते हैं और जो बचे हुए होते हैं 3 2 -4 और 1 ठीक। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर आई लिखते हैं बेटा, फिर बाद में यहाँ पर जे लिखते हैं माइनस में, तो जे माइनस में। अब देखिए नीचे की वर्टिकल लाइन छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ दीजिए, तो 2 4 -4 1। अच्छा अब फिर दो बेटा यहाँ पर, अब प्लस प्लस, अब के बराबर कितना होगा बेटा, तो 2 3 बेटा के बराबर जब करेंगे तो ये वर्टिकल छोड़ दीजिए, हॉरिजॉन्टल छोड़िए, तो 2 3 4 2 2 3 4 2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हमेशा सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है बेटा, यहाँ से इसमें इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें से माइनस कर दिया जाता है। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ से करेंगे तो 8, तो 3 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 18 और 18 और क्या गया 11 आई। अब फिर बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 16, तो 2 और करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो गया 18, साइन जे की माइनस है माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखना बेटा 2 × 2, देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 और 4 × 3, तो 2 × 2 करिएगा इसमें, तो ये हो गया 4 और माइनस 12, तो 4 - 12 जब करिएगा बेटा तो ये हो जाएगा कितना -8, तो ये हो गया -8। ओके, तो देख बेटा तो आया कितना 11i - 18j - 8k, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पर यदि इसमें जब भी पैरेलल बताना होता है, तो यदि किसी भी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए इसमें से 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी ऑप्शन बनेगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो जो भी ऑप्शन बनेगा, या 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो भी ऑप्शन बनेगा वो सभी वेक्टर्स क्या होते हैं, दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब किस पर निशान मारना था निशान वेक्टर आंसर डी पर, 11i - 18j - 8k, 11i - 18j - 8k, दैट इज द आंसर बेटा। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, मान लीजिए डी ऑप्शन है और यहाँ पर कह दिया जाए कि 22i कैप -36, 2 से मल्टीप्लाई किया 36j कैप -16k कैप, और मान लीजिए ये ऑप्शन में न रहता और ये रहता, तो आपका आंसर ये होता ना, यानी कि कोई भी वेक्टर है बेटा और उसमें किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवीजन कर दिया जाए ना, तो जो वेक्टर आता है वह पहले वाले वेक्टर के पैरेलल होता है, तो इस बात को मत भूलिएगा, ठीक बेटा। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी संभावना क्वेश्चंस के आने की। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आप जरा देखना, कह रहा है कि ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज a1, a1 उसका एक्सेलरेशन पाया जाता है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है x1, और a2 डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है जब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड बताओ। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइए चलिए देखा जाए कैसे करेंगे बेटा, वेरी फास्ट। ए बराबर जानते हो बेटा कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है एसएचसीएम में बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ए बराबर होता है -ω² होता है। अच्छा अब यहाँ पर a1 x1 a2 x2 दिया हुआ है, तो a1 बराबर क्या हो गया -ω² x1, a2 बराबर क्या हो गया -ω² x2 हो गया।
अब सेकेंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकेंड कुछ भी कर दीजिए। इस वाले इक्वेशन में से ना ये जो 2 नंबर इक्वेशन है उसमें से एक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो जब 2 नंबर में माइनस करेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 बराबर कितना हो जाएगा? तो बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 हो गया। अच्छा, अब इसको माइनस करना है, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, ये प्लस हुआ तो इसको पहले कर दिया, तो अभी ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसमें भी है ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी है ओमेगा, से बाहर ले लिया, ये पहले आया है तो x1 माइनस x2 हो गया। बात समझिए ना यहाँ पे, हाँ लिख के प्रैक्टिस करिए, यहाँ पर हो गया। तो a2 माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा। अब जब देखिएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर a2 माइनस a1 अपान x1 माइनस x2 हो गया। अब ओमेगा बराबर जानते बेटा होता है 2 पाई, या ओमेगा बराबर कितना हो गया, तो पहले अंडर रूट हो गया, अंडर रूट कर दीजिए पहले। अब ओमेगा बराबर जानते बेटा होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट a2 माइनस a1 x1 माइनस x2 का बेटा। तो अब टी की वैल्यू बतानी थी, तो टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया x1 माइनस x2 अपान a2 माइनस a1, यानी कि ऐसा माना था बेटा सी ऑप्शन पर। हो गया तो बेटा सी ऑप्शन, तो देख बेटा सी ऑप्शन क्या था, तो सी ऑप्शन था 2 पाई x1 माइनस x2 अपन a2 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा a2 माइनस a1। अब देखिए मिलता जुलता ये भी ऑप्शन है, x2 माइनस x1 a2 माइनस a1, ये गलत है, x1 माइनस x2 a2 माइनस a1, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तो प्लस है, ये तो रंग वैसे ही हो गया। ठीक, नेक्स्ट चल रहा, अब देखिएगा कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी। बहुत ही एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है कि पीरियाडिक पहचानने के लिए एक क्वेश्चन आता है बेटा, तो वो जरूर आता है। तो y इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, तो विच वन इज करेक्ट, यानी 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y बराबर साइन टी प्लस कॉस टी, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट। अब इसके विषय में 4 इन्फॉर्मेशन दी गई है और कह रहा है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि इट इज़ नॉट पीरियाडिक, कह रहा है कि पीरियाडिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इट इज पीरियाडिक विथ टाइम पीरियड t बराबर पाई सेकेंड, क्या पीरियाडिक है। तीसरे में कह रहा है कि इट इज नॉट पीरियाडिक बट फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू पाई बाई 4 कह रहा है। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि इट इज द पीरियाडिक एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हाँ, यदि थोड़ी भी आइडिया है बेटा तो वीडियो को रोक करके तुरंत वहाँ पे चेक करिए। चलिए बेटा अब आंसर देखें इसका क्या होगा। तो चूंकि बेटा देखिए y बराबर क्या हुआ, तो y बराबर जानते हैं बेटा कि y बराबर होता है साइन टी प्लस कास, y बराबर y दिया है साइन टी प्लस कास टी। कभी भी साइन और कास का यदि कम्बिनेशंस दिया है बेटा तो वह हमेशा, चाहे वह कम्बिनेशन हो प्लस हो या चाहे माइनस हो, वह हमेशा ही पीरियाडिक होता है, कीप इन माइंड। ओके, अब जब देखना बेटा, तो अब y बराबर क्या होगा, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो 1 अपान रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 2 से यदि डिवीजन कर दूं और रूट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे यहाँ रूट 2 से डिवीजन किया और मल्टीप्लिकेशन दिया, मान में कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जिससे मल्टीप्लिकेशन किया उसको अंदर कर दिया, देखो यहाँ पर रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई रूट 2 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई रूट 2 से कर दिया, और 1/√2 कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखो बेटा इससे फायदा क्या हो गया, 1/√2 तो मेरा बाहर है ही, और काश यहाँ पर क्या आ गया, इस रूट 2 है ना बेटा, यहाँ पर अब क्या हुआ, ये रूट 2 है तो रूट 2 1/√2 बेटा, और यहाँ पर है रूट 2, तो यहाँ पर बेटा 1/√2 को हम लोग अंदर कर दें और 1/2 बेटा, यहाँ पर हम लोग रूट 2 को बाहर कर दें बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर दें इसको, तो बेटा यहाँ पर यहाँ पर रूट 2 को आपने बाहर ले लिया और 1/√2 बेटा अंदर कर दिया, और यहाँ पर भी 1/√2 को अंदर कर दिया और रूट 2 को बाहर कर लिया हम लोगों ने। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, यह बेटा अब यहाँ पर इसको हटा दीजिए, बाहर जो है ना वह रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 1/√2 को बेटा अंदर कर दे रहे हैं। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रूट 2 हम लोग बाहर कर दिया बेटा, रूट 2, ओके अब ध्यान दीजिएगा, और 1/√2 रूट 2 हम लोग बाहर कर दिया बेटा, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से डिवीजन कर दिया। अब जा देखना बेटा, अब यहाँ पर रूट 2 बाहर है और यह जो 1/√2 है यहाँ पर लिख सकते हैं कास पाई/4 लिख सकते हैं, यानी कास 45, और साइन टी यहाँ पे तो साइन टी है ही, यहाँ पर 1/√2 हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई/4,
ले सकते हैं बेटा, यानी कि 45 डिग्री, और कास टी तो यहाँ पर है ही। अब जरा देखिएगा √2 बाहर वैसे ही है। अब यहाँ पे देखो क्या ले सकते हैं बेटा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी ले सकते हैं अब इसको, यानी कि साइन टी प्लस π/4 ले सकते हैं। अब ये किसका इक्वेशन है बेटा, तो यह किसका इक्वेशन है, तो दिस इज द प्योर इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फिर डिफरेंस कितना है, π/4। फिर डिफरेंस कितना बेटा, π/4। ओमेगा का मान यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो और ओमेगा बराबर जानते हो बेटा कि 2π/t होता है, तो 2π/t बराबर 1 है, इसलिए t बराबर क्या हो गया, t बराबर 2 ओमेगा। जब बेटा t क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t बराबर 2π हो गया। अच्छा, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया, तो एम्पलीट्यूड a बराबर कितना हो गया, तो √2 यूनिट, यानी चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। तो ऐसे किसी क्वेश्चंस के जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पर लगाइएगा, और जरूर वह साइन कास में कुछ ऐसा दिया जाएगा कि वह फार्मूला याद करिएगा तो तुरंत वह साइन कास में चेंज हो जाएगा, और वह साइन a + b या साइन a - b के फार्मूले को कन्वर्ट कर देना होगा, और कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और देखो बेटा, यहाँ एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता था, इसको पूछ सकता था यहाँ पर, या टाइम पीरियड पूछ सकता है, फिर डिफरेंस पूछ सकता है बेटा, तो फिर डिफरेंस तो π/4 दिया ही है। ओके बेटा, तो चलिए ये था प्रोसेस, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे इक्वेशंस को, एक बार फिर से देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम लोग का आंसर कौन सा था, डी ऑप्शन, इट इज पीरियाडिक एंड टाइम पीरियड इज 2π। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो बेटा, क्वेश्चन बार फिर से देख लें, y बराबर साइन टी प्लस कॉस टी दिया हुआ था, और कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, कितने फर्स्ट क्लास है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलिएगा नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ द मास 2 किलोग्राम मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी दिया है, कहीं पर वेलोसिटी दिया है, कोई बॉडी है 2 किलोग्राम की सर्कुलर मोशन कर रही है, और रेडियस भी दिया हुआ है, देखो बेटा रेडियस दिया है 16 मीटर, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड उसकी बढ़ रही है, और कह रहा है कि टी बराबर 2 सेकेंड है, यानी टी बराबर 2 सेकेंड पर आपको क्या बताना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल मेक्स एंगल थीटा विथ रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स के साथ में जो टोटल फोर्स है वो कितना एंगल बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया बेटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/√5, फिर कह रहा है कि थीटा कास इनवर्स 1/√5, या थीटा बराबर कितना बेटा, थीटा बराबर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो चलिए फिर आइए जरा देखा जाए बेटा क्वेश्चंस कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। चलो देखिए, कह रहा है कि देयर आर बेटा, तो देयर आर टेंजेंशियल फोर्स आल्सो, यानी कि पहले तो ये देखो बेटा कि यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि जानते बेटा कि यदि कहीं पर भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई बॉडी भी यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब कि यदि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो केवल एक ही फोर्स होता है बेटा, एफसी, केवल एक फोर्स होता है जब ये यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर कोई भी एफ का मान क्या रहता है, 0, कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता। लेकिन यदि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तब इसके पास दोनों होंगे बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा बेटा, देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मान लो बेटा कि यह कोई एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन है। तो जब इसके पास एक्सेलरेशन है बेटा, तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स भी हो गया, तो mdv/dt ना, यानी कि एक ft भी इस पे हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो रहेगा, यानी कि 2 फोर्स हो गए। तो ये कौन सा हुआ, ft। कब, जब नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि ये कौन वाला है, ये है नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा बेटा। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि यह नेट फोर्स हो गया दोनों का, तो F बराबर √ क्या बनेगा, fc² प्लस ft² बनेगा ना। अब आपसे ये एंगल पूछ रहा है कि जो नेट फोर्स बना रहा है वो एंगल कितना है। देखिए बेटा, तो यदि साइन भी दिया है ऑप्शन में और कास भी दिया है ऑप्शन में, तो साइन वाला बेटा ये है बेटा, ये है साइन वाला, तो साइन के लिए हमको ये चाहिए, ये देखो बेटा परपेंडिकुलर हो गया, यार ये दोनों चूंकि पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना देख रहे हो ना, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यह ft अपान तो ft अपन, हाँ ये रख दिया, नेट फोर्स रख दिया जाए, तो fc² प्लस ft
स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। आ जाइए अब जैसा देखते हैं बेटा। तो पहले तो पहचानना है, पहले तो यह पहचान करिए कि यह दिया गया जो मोशन है, जो किस दिया गया है, वह यूनिफॉर्म सर्कुलर का है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर का है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर का है। अब कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि यह इसके पास में, इसकी देखो यह इसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखिए यहाँ ये लाइन ये साफ साफ कहा बेटा कि इंक्रीज विथ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके पास में टेंजेंशियल ना बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो सीधे सीधे क्या हो गया, स्पीड बदल रही है। स्पीड बदल रही है तो कैसा हो गया, वह नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि दोनों फोर्स निकालना पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए दो बेटा। अब जानते हो कि FC बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा दीजिए, एम वी स्क्वायर अपान आर। एम का मान 2 kg है, वी स्क्वायर अपान आर। वी का मान, वी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो वी का मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 निकालना पड़ेगा। u का मान इनिशियल वेलोसिटी 4 दिया है, a का मान 2 दिया है, 2 सेकंड समय दिया है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया बेटा, ये भी हो गया 4। 4 एंड 4 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v वेलोसिटी आई 8 मीटर और रेडियस 8 दिया हुआ है। तो 2 × 8 का स्क्वायर अपान 16 मीटर। सॉल्व कर दीजिए, ये 64 हो गया, 64 हो गया, 16 यानी कि ये बेटा 4 हो गया, 8 मीटर, 8 न्यूटन, यानी कि FC का मान है बेटा 8 न्यूटन। अब बात रही FT की। FT बराबर जानते हो कि होता है m/dv/dt होता है, और m का मान है 2 और ये भी है 2। dv/dt का रेट ऑफ चेंज यानी कि एक्सेलरेशन दिया है 2, तो dv/dt मतलब हो गया 2, तो 2, तो 2 × 2 4 न्यूटन, यानी कि FC है 8 और ये जो FT कितना है वो है 4 न्यूटन। अब देखो बेटा यहाँ फार्मूले में मान निकाल दीजिए जो आपने पहले लिखा हुआ है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो FT अपान नेट फोर्स। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बेटा नेट फोर्स F बराबर क्या होता है, F बराबर जानते हैं बेटा FT स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। FT का मान आया है कितना 4, FC का मान आया है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब तो बेटा यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर निकाल लिया, 4 × 2 यहाँ पर आएगा बेटा, तो 8 का स्क्वायर है तो ले सकते 4 × 2, 4 का स्क्वायर कॉमन होकर बाहर 4 निकल गया और एक बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर 4, व्हाट 1 एंड 4 हाउ मच 5, तो 4√5, तो नेट फोर्स है 4√5। अब देखना बेटा FT अपान F नेट, FT कितना है 4 और नेट फोर्स कितना है 4 से 4 कैंसिल 1/√5, तो थीटा बराबर कितना हुआ साइन इनवर्स 1/√5 साइन। अब देखिए कि थीटा साइन इनवर्स 1/√5 है कि नहीं, तो साइन इनवर्स देखो बेटा पहला ऑप्शन देखिए, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/2, ये नहीं है आंसर, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/√5 बी है आंसर, दैट इज द आंसर। तो साइन इनवर्स 1/√5, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/√5, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5, दैट इज द आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख करके जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट अब देखिएगा, कह रहा है बेटा कि ये सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r इज ए गिवन चार्ज q। कोई ये सॉलिड स्फीयर बेटा जिसको q चार्ज दिया गया है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द इनर साइड ऑफ द होल स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेरीज एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो कौन सा ग्राफ है बेटा, तो जानते हो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, जानते हो क्योंकि यह तो हॉलो स्फीयर का है कि अंदर जीरो होता है ना, ई बराबर 0, ये नहीं हो सकता, हॉलो स्फीयर वाला है। ये हो सकता है कि नहीं, E इक्वल टू सो मच बेटा, जानते हो कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है E प्रोपोर्शनल टू R कह रहा है, और यहाँ कह रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो वोल्टेज में होता है V इक्वल टू 1/R, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी नहीं हो सकता। E बराबर क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक E प्रोपोर्शनल टू R, और यह इनवर्स, यस दिस विल बी द आंसर। और यह हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल का करा बेटा, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर। ओके, तो C इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन, तो बेटा जानते हो कि जैसे मान लो कि यह एक स्फीयर है और यह सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में थ्रू आउट पूरा यह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। आपको जब यहाँ पर सेंटर पे थे बेटा, सेंटर पे, तो यहाँ पर जब सेंटर पे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेंटर पर E का मान 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, क्योंकि E बराबर होता है बेटा, इसके लिए प्रूफ करेंगे तो E को मैं प्रूफ किया हूँ बेटा वीडियो में, आप जाकर के इलेक्ट्रिसिटी पे देख लीजिएगा, ठीक से पूरा प्रूफ है सब कुछ। तो A इक्वल टू, अभी समय एग्जाम के समय में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ना बेटा फार्मूले को अच्छी तरह से देख करके जाना, सब याद हो जैसे ऐसे ही ऐसे।
और यह तरह वहाँ प्रूफ नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रूफ करेंगे वहाँ पर। तो E इक्वल टू रो आर अपन 3 एप्सिलॉन नॉट होता अपना, कब के लिए? जब आर का मान लेस देन कैपिटल आर रेडियस से कम होता है, यानी इनसाइड के लिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या फार्मूला बन जाता है? जब आप स्फीयर से बाहर निकलेंगे तो बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा बेटा। यानी कि अंदर के लिए E प्रोपोर्शनल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर के लिए E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरी में थोड़ा भी डाउट हो तो आंसर कौन सा बेटा? C। तो अब थोड़ा भी थ्योरी में थोड़ा सा भी डाउट है बेटा, ठीक है, थोड़ा भी थ्योरी में डाउट बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैट ना P100 फिजिक्स में एसडी पांडे एसडी सर, तो बेटा सभी प्ले लिस्ट बना हुआ है और चैप्टर में जाइए और जहाँ पर भी थोड़ी भी डाउट है वहाँ अच्छी तरह से थ्योरी को पढ़ डालिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि द नेचुरल बोरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि द नेचुरल बोरान ऑफ एटॉमिक वेट इज सो मच। नेचुरल बोरान का कह रहा है बेटा एटॉमिक वेट 10.81 है, इज फाउंड टू हैव द आइसोटोप B10, यानी बोरान का आइसोटोप है बेटा B10 एंड B11। द रेशियो ऑफ द एबंडेंस ऑफ द आइसोटोप ऑफ नेचुरल बोरान विल बी। तो यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बेटा इसके आने की है, आइसोटोप पर यह बेस्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देखिएगा क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है 11:10, 8 सो मच एंड सो मच। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है एक लाइन का, जानते रहिए कि लेट एबंडेंस ऑफ B10 इज, यानी किसी एक का मान लिया कि x% है, तो जो दूसरा 100% आपका टोटल होता है, तो जो दूसरा बचा हुआ है उसका कितना हो जाएगा, दूसरे आइसोटोप का कितना हो जाएगा, 100 माइनस x कर दिया। पहला जो माने है ना पूरे में से उसको 100% होता है, पूरे में से माइनस कर दिए। अच्छा अब जानते बेटा इसका फार्मूला होता है, जो मालिक्यूलर वेट होता है 10.81 इसका जो दिया हुआ है, वह याद रखिएगा कि हमेशा A1 यानी कि जो उसका मास नंबर है A1 x1 जो परसेंट है, तो मास नंबर इंटू परसेंट, तो A1 x1 प्लस A2 x2 अपान 100 होता है। ये फिक्स फार्मूला है बेटा इसका, यानी कि ये मालिक्यूलर वेट इक्वल टू ना। अच्छा अब बहुत ही सिंपल सा सवाल बेटा, क्या करिए भाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 10.81 है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ वैल्यू पुट कर देना है बेटा। A1 का मान 10 दिया है, पहले वाले का बोरान 10 है तो 10 है, और x उसको माने हैं x माने हैं हम लोग, तो दूसरा ये कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस x, और इसका है 11 है बोरान का, तो 11 हो गया बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए। x वैल्यू कितनी आई, x वैल्यू आ गई 19, तो जब x वैल्यू 19 आ गई तो 100 में से 19 माइनस कर देंगे, आ गया 81, यानी कि रेशियो क्या बना 19:81। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि कभी भी आइसोटोप का कोई भी क्वेश्चन होगा बेटा मॉडर्न फिजिक्स में, तो आप इस तरह से करेंगे ना। बहुत पहले यह क्वेश्चन आया था एक बार आइसोटोप का, तो आ सकता है आने की प्रोबेबिलिटी बेटा। ऐसे क्वेश्चन बहुत, चूंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनको सॉल्व कर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है, तो कैसे करेंगे। कह रहा है कि 3 कंडक्टिंग प्लेट्स आर केप्ट क्लोज टू ईच अदर। 3 प्लेट बेटा ABC एक दूसरे के क्लोज में रखे हुए हैं। ऑल 3 प्लेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द नेचुरल वायर, मेटल वायर। तीनों को बेटा ये वायर से जोड़ दिया गया है, यह एक वायर है तो वायर से जोड़ दिया गया है। कह रहा है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन 1 and 3 सरफेस। कह रहा है बेटा कि देखिए 1 पर इस सरफेस पर और 3 पर इस सरफेस पर। कह रहा है कि 1 नंबर और 3 नंबर पे बताओ कि चार्ज कितना है, और दिया कितना गया है, इस वाले को कैपिटल Q, इस वाले को माइनस कैपिटल Q और इस वाले को प्लस Q, ये दिया गया है बेटा। अब ऑप्शन देखिए ऐसे ही बना रहेगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। Q/3 0, Q/2 माइनस Q/3 माइनस Q/3 Q/2 Q/2 0, तो किस पर मारेंगे निशान आप। देख बेटा अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हमको ध्यान देने की जरूरत है। जानते बेटा कि टोटल चार्ज जब भी कहीं पर भी ये हॉलो स्फीयर वाला पढ़े हुए हैं ना हेडिंग कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैट में इस वाले लाइन को अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। मैग्नेटिज्म में आप सॉलिनॉइड वाला क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पढ़ के जाएगा। तो अभी जो हम प्रचंड वाला प्रहार वाला जो हम एक अभी बेटा एपिसोड लेक्चर देने जा रहे हैं, तो जो पूरे फिजिक्स पर होगा एक ही में, तो मैं वहाँ पर सब अभी आपका रिवाइज कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि गेस्ट क्वेश्चंस लिया गया है, तो आइए फिर हम लोग देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा टोटल चार्ज कितना हो गया, तो प्लस Q माइनस Q प्लस Q, सॉल्व कर दिए, कट गया, Q आया। अच्छा
चार्ज आप जानते हो बेटा कि जब कहीं पर भी चार्ज किसी बॉडी को दिया जाता है, सारी बॉडी आपस में कनेक्ट होती हैं, तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड, यानी कि चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। चार्ज की टेंडेंसी होती है कि हमेशा चार्ज बॉडी के आउटर सरफेस पर होता है। अब क्या देखना बेटा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंटरकनेक्शन। क्योंकि सभी तीनों बॉडी आपस में दूसरे से इंटरकनेक्ट है, इंटरकनेक्शन। अब परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा बेटा कि जो चार्ज होगा, अब यहाँ मैं कहूँ यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, यहाँ पर भी चार्ज क्या हो गया, Q बराबर 0 हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, Q बराबर 0 हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, Q बराबर 0 हो गया। यानी कि ये बाहर है Q1 और ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4 और ये है Q5, है ना। ये बाहर क्या है, बाहर है Q6। तो देखो बेटा अंदर सब 0 हो गया, 2 नंबर पर, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जब इंटरकनेक्ट कर दिया है आपने, जब इंटरकनेक्ट कर दिया तो इनर सरफेस हो गया ना, और इनर सरफेस पे चार्ज होता नहीं। तो जब यहाँ पे चार्ज नहीं होगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर डेल्टा वी का मान भी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी कुछ मिलेगा वो केवल यहाँ और केवल यहाँ पर मिलेगा। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, तो रिजल्ट अब ये हुआ कि पोटेंशियल विल बी कॉमन। इसी को नहीं बोलते बेटा, इसी को बोलते हैं आप कॉमन पोटेंशियल। अब जरा देखना बेटा, तो पोटेंशियल विल बी कॉमन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, बट ना बेटा 0 बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ई बराबर जैसे ऊपर समझाया हूँ अभी, तो डेल्टा ई बराबर 0 हो गया। अब देखो बेटा Q2 0 है, Q3 0 है, Q4 0 है, Q5 0 है। अब जरा देखना, नाउ let Q and Q are the charges on the outermost surfaces। अब देखो बेटा बाहरी चार्ज रहना है, तो इधर वाले सभी आइडेंटिकल बॉडी हैं, तो Q इस पर, Q बाहर वाले पे रहना है, यानी कि Q प्लस Q बराबर टोटल कितना हुआ, 2Q, और टोटल चार्ज बचा हुआ था हम लोगों का Q, तो Q 2Q बराबर Q, यानी कि Q बराबर Q/2। मीन्स कि अब देखो बेटा यहाँ पर जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज कितना आया है, Q। अच्छा, और यहाँ हमने माना कि Q1 प्लस यहाँ माना हमने Q2, तो दिस प्लस दिस, यानी कि इसको यदि हम Q मान लें और यहाँ पर भी हम Q मान लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2Q बराबर कैपिटल Q आना है, तो Q बराबर क्या हो गया, Q/2 हो गया। ओके बेटा, किसकी वाले यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा, और अंदर के सब सरफेस पर 0 रहेगा। तो 1 नंबर पूछा और 3 नंबर पूछा, तो 1 नंबर पे कितना हुआ, Q/2, और 3 नंबर पे क्या हो गया, 0। तो अब देखिएगा 1 नंबर पर Q/2, 1 नंबर पर क्या अनुसार हुआ बेटा, Q/2, और 3 नंबर पर 0। ऑप्शन कौन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो बेटा क्या है ऑप्शन डी, तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाई बात फिर से देख लें क्वेश्चन इस तरह। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को देने का सेंस क्या है कि आपको कंसेप्ट को समझाना। अब आप यहाँ से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए, ये तो सॉल्व हो ही रहा है, इसके मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ओके नेक्स्ट, अब चले बेटा, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाई, देखो बेटा कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है ऐसे, कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया बेटा इस तरह से, और V बराबर कितना है, -5x प्लस 3y प्लस सो मच। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, क्या करिएगा। ऑप्शंस दिया है 7 वोल्ट पर मीटर ना, 14 वोल्ट पर मीटर, 49 वोल्ट पर मीटर, -5 वोल्ट पर मीटर, क्या करिएगा। जानते बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब जा देखना बेटा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लिखते हैं आप, तो E इक्वल टू सो मच इस तरह से लिखते हैं बेटा, EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। अब आपको EX की वैल्यू कैसे निकालते बेटा, तो जानते हो कि E बराबर होता है -dV/dx। E बराबर क्या होता है, -dV/dx होता है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। E और V के बीच जब रिलेशन निकालते हैं तब निकालते हैं बेटा ना, E इक्वल टू -dV/dx, लेकिन जब आप यहाँ पर EX की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो माइनस वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ΔV/ΔX करेंगे। अब देखो बेटा, तो अब यहाँ पर EX बराबर कैसे निकालेंगे, ΔV/ΔX किया तो ΔV/ΔX, ΔV/ΔX किया बेटा। अब ΔV/ΔX करेंगे तो -5x जो वैल्यू है, जो V का मान है बेटा, V का मान रख दीजिए सीधे सीधे जो दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, -5x प्लस 3y प्लस 15j, तो -5x प्लस 3y प्लस 15j सीधे सीधे ले लीजिए। अब EX के बराबर कितनी वैल्यू हो गई बेटा, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जानते हैं आप, तो पार्शियल। अब जैसे मान लो बेटा कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप जानते हैं,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अब एग्जाम देने जा रहे हैं, आप ये जानते हैं। यदि आप ये नहीं जानते बेटा तो फिर थ्योरी में जाना पड़ेगा। तो थ्योरी खूब बहुत ज़बरदस्त P100 फिजिक्स पर पूरी थ्योरी दिया, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया है, एक एक लाइन सारी स्टेप्स मैं समझाया हूँ बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही क्लियर कट। तो आप पूछो अच्छी तरह से जाके वहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन अभी चूंकि मैं केवल जैसे हम इस वे में सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जाम में आपको कितनी फास्ट सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रहनी है। अब जरा देखें ना, अब EX बराबर क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, जीरो हो जाता है। तो जब y को करेंगे तो जीरो हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो है, खाली x वाला x का निकालेंगे तो केवल x बचेगा, y निकालेंगे तो खाली y का बचेगा, z निकालेंगे तो खाली z बचेगा। अब जब देखना तो EX बराबर -5 वोल्ट पर मीटर बचा, ये जीरो हो गया, अभी जीरो हो गया। जब अब EY निकालोगे बेटा तो क्या बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा केवल। और बेटा जब आप EZ निकालोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, √15 बचेगा, √15 बचेगा। अब वैल्यू आपने रख दिया, ई बराबर क्या हुआ, -5i + 3j + 15 के सीधे सीधे वैल्यू रखा। अच्छा, चूंकि यहाँ स्क्वायर करना था इसलिए हम लोग माइनस वहाँ पहले ही छोड़ दिए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखो बेटा डेल्टा, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द ई बराबर क्या हुआ, तो -5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, आंसर आया 7 वोल्ट पर मीटर। सॉल्व कर दीजिए इसी को, सॉल्व कर दो बेटा। यानी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे करते हैं बेटा, तो अच्छी तरह से यहाँ पर नोट कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत है तो फिर थ्योरी में जाके अच्छी तरह से वहाँ पे पढ़ लेंगे, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। देखो बेटा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चल बेटा अब जरा देखिएगा, कह रहा है कि टॉय कार्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई टॉय कार्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। सच दैट ए स्मॉल ब्लॉक M डज नॉट फॉल, यानी कि यह जो ब्लॉक है बेटा इसे टच करके रखा लेकिन ये गिर नहीं रहा, इतना एक्सेलरेशन दिया गया है। कह रहा है कि मिनिमम एक्सेलरेशन इसका मान बताना होता है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, आप इस लेकिन आने की संभावना, या और ये डेथ बेल वाला क्वेश्चन होता है ना, तो ये सब 2-3 क्वेश्चन से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए बेटा, तो डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सेलरेशन ना, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बेटा, और m एंड m दोनों का मास, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए तो आंसर कैसे करेंगे बेटा, आंसर इसका है डी ऑप्शन। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो आइए मैं थोड़ा सा प्रूफ कर दूं। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई टॉय कार्ट है, ठीक, जैसे मान लो बेटा यह एक टॉय कार्ट है, ओके, और यहाँ पर ये दूसरा मास एक अटैच करके रखा हुआ है m। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, इसका mg काम करेगा। ऊपर कौन सा फोर्स काम करेगा बेटा, फ्रिक्शन काम करेगा। इसका एक्सेलरेशन दिए हैं a। तो जब इसको आप एक्सेलरेशन, टॉय कार्ट का एक्सेलरेशन जब आप a दिए हुए हैं तो यह नॉन इनर्शिया में आ जाएगा, और यह टॉय कार्ट किस में है, ये है इनर्शिया में। अब इनर्शिया नॉन इनर्शिया का कंसेप्ट यदि नहीं क्लियर है तो थ्योरी में चले जाइए, P100 फिजिक्स पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे थ्योरी में जाके पूरा डिटेल से पढ़िए बेटा। तो यह है इनर्शिया में, एक किस में हो गया, ये है नॉन इनर्शिया में, ये है नॉन इनर्शिया में। जो बॉडी होती है नॉन इनर्शिया में वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पा जाती है। तो यह कौन सा एक्सेलरेशन पा गया, वही एक्सेलरेशन ए पा गया अपोजिट डायरेक्शन में इधर। तो यह इस पर क्या करने लगा, एक फोर्स लगाया। अब इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, तो इसके ऊपर काम कर रहा है एक सीडो फोर्स, एक सीडो फोर्स काम करा बेटा। तो जब ये सीडो फोर्स काम करा तो F बराबर सीडो फोर्स कितना होता है, m में। तो एक फोर्स m में इधर काम कर रहा है, तो जब यह प्रेस करेगा तो अब ये नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर कितना हो गया, m में। m क्या है, n क्या है बेटा, नॉर्मल फोर्स, ओके। तो बेटा n बराबर यहाँ पे m में हो गया। अब देखिए बेटा, तो नॉर्मल हो गया आपका। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स, यदि फ्रिक्शन फोर्स कम से कम फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, नहीं तो स्लाइड करके गिर जाएगा। तो अब देखो बेटा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए फॉर स्टेबिलिटी यानी कि वो गिरने ना पाए, तो वह गिरने ना पाए इसके लिए हर हाल में Fr का मान ज़्यादा होना चाहिए, mg से ज़्यादा होना चाहिए। और Fr बराबर जानते बेटा कि म्यू n होता है, तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए ना। और n बराबर आप जानते हैं बेटा किसके है, म्यू बराबर क्या है, n बराबर m में आया है, तो ग्रेटर देन mg होना चाहिए। अच्छा, अब m से इधर कैंसिल हो गया, ए का मान शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू g अपान म्यू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a की जो मिनिमम वैल्यू हुई वह g अपान म्यू हो गई।
तो एक मिनिमम कितना हुआ g/μ. ओके, तो दैट इज द दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व द सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी डी ऑप्शन. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ऑप्शन जो बेटा नहीं, जी मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अब देखना बेटा अगले में क्या कह रहा, क्या कि विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. क्या बेटा कि कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है. बेटा बीटा इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस इज ऑलवेज एक्कम्पेनाइड विथ द न्यूट्रिनो. नहीं बेटा, न्यूट्रिनो नहीं होता है बल्कि एंटी न्यूट्रिनो होता है. ये पहले ही रॉन्ग हो गया. अब दूसरा देखना ऑप्शन कह रहा है कि देख बेटा इसमें पूछा कि विच वन इज करेक्ट पूछा ना बेटा. क्या पूछा है, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो रॉन्ग स्टेटमेंट, तो विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो चल बेटा पहले ही रॉन्ग मिल गया. अच्छा, अब दूसरा देखा जाए, कह रहा है कि इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट. यस, बिल्कुल. बेटा किसी भी इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना फ्रॉम एनी न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जो जितने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी संख्या हमेशा ही किसी भी न्यूक्लियस से बिल्कुल फिक्स होती है. ओके. अच्छा, अब कह रहा है कि गामा रेज इमिशन मेक्स द न्यूक्लियस मोर स्टेबल. बिल्कुल सही बात है बेटा, मोर स्टेबल बनाता है. क्यों? क्योंकि जब भी कभी भी गामा का इमिशन होता है, तो जब गामा का इमिशन कब होता है, जब न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फिर एक्सेस एनर्जी को गामा रेज के रूप में वह रिलीज करता है. तो इसका मतलब कि ये सही स्टेटमेंट है. ओके बेटा. अच्छा, तो सी ऑप्शन सही है बेटा, बी भी सही है, सी भी सही है, डी ऑप्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीजेस. बिल्कुल सही बात है बेटा. इलेक्ट्रॉन कैप्चर यानी कि न्यूक्लियस जब भी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है बेटा, तो n/z का रेशियो यानी कि z का मान कम हो जाता है, n/z का रेशियो बढ़ जाता है, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना. तो अनस्टेबिलिटी मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो कहेंगे हाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी. इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन है. तो आंसर कौन सा था, तो इसका आंसर था बेटा ऑप्शन था यस. तो मीन्स फर्स्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट वाज द आंसर, यानी रॉन्ग बताना था, तो आंसर ए इज द रॉन्ग ऑप्शन. चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए वर्टिकली हैंगिंग वायर by one complete rotation. Length of the wire L and the radius is R. Radius R बोला बेटा. ओके. चलिए अब जा देखिएगा, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहले फार्मूले पे चलते हैं. होता क्या है भाई, देख बेटा ये होता क्या है, जा देखा जाए तो क्या टॉर्सन कांस्टेंट क्या होता है. तो जानते बेटा कि टार्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट यूनिट डिग्री एंगल, यानी कि कोई भी एक वायर है, जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, इस वायर को 1 डिग्री यदि आप ट्विस्ट करते हैं, इसको ऐंठते हैं 1 डिग्री, ट्विस्ट बाय 1 डिग्री, तो 1 डिग्री जब आप इसको ऐंठेंगे बेटा, ये बंधा हुआ वायर मान लीजिए सपोज करिए, और इसको हम 1 डिग्री रोटेट कर रहे हैं ना, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो 1 डिग्री में जितने टार्क की आवश्यकता होती है दैट इज नोन एज द टॉर्सन कांस्टेंट. उसी को हम लोग टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं. अब देखो बेटा सी तो टॉर्सन कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से. तो सी बराबर कितना बेटा, पाई ईटा r पावर 4/2l. तो पाई ईटा r पावर 4/2l ये वैल्यू होती है. अच्छा, अब चूंकि 1 डिग्री के लिए इतना, तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन में कितना, तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 डिग्री थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो बेटा तो थीटा बराबर हो जाएगा डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, यानी थीटा 2 पाई करें तो कितना होगा. अब जा देखो बेटा, तो इन 1 कंप्लीट रोटेशन थीटा का मान 2 पाई बनेगा. तो टाउ बराबर कितना बनेगा, टॉर्क बराबर कितना बनेगा, थीटा इंटू सी. थीटा कितना है, 2 पाई, और सी का मान होता है बेटा, फार्मूला फिक्स है, यह याद होगा आपको, पाई ईटा r पावर 4/2l. तो पाई ईटा r पावर 4/2l. ओके बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब पाई में मल्टीप्लाई होता है, पाई स्क्वायर ईटा r पावर 4. तो पाई स्क्वायर ईटा r पावर 4/l. दिस इज द फैंटास्टिक आंसर. ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में आपके आते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, यही क्वेश्चंस रहेंगे. देख रहे हैं सोल्यूशन ट्विस्टिंग है, क्वेश्चन ट्विस्ट होगा और कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, कैलकुलेशन छोटा होगा. यही सब इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, कैसे गेस किया जाता है क्वेश्चंस. तो बेटा अब आइए और आगे बढ़ते हैं बेटा. आपके पास तो ये वीडियो है, अच्छे 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देख करके पढ़ डालिएगा. चलिए अब आ जाइए पीछे चलते और चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर. क्या कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लिथियम 7 एंड हीलियम दिया हुआ बेटा. लिथियम का कितना दिया हुआ, लिथियम का दिया है 5.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लिथियम का दिया है 7.0
0.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। क्या है कि कंसीडर गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आपको कह रहा बेटा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है दिस एंड दिस, ओके बेटा, यानी कि लिथियम और प्रोटॉन से एक ऐसा रिएक्टेंट है, दोनों इसका कॉम्बिनेशन कराया जा रहा है और बन रहा है इसके पास में क्या बन रहा है बेटा, हीलियम के दो हीलियम एटम बन रहा है, ओके, 2 हीलियम बन रहा है बेटा, और एक क्यू निकल रहा है। क्यू का मतलब क्या होता है, एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्यू, क्यू का मान पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन बेटा। अब यह 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आ जाइए। अब कहीं पर भी पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्यू बराबर क्या होता है, तो याद रखें हमेशा कि जब भी आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, तो क्यू बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर ऐसे सिग्मा का मतलब टोटल, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि राइट हैंड की टोटल एनर्जी पहले निकाल लीजिएगा, उसमें से लेफ्ट हैंड की टोटल एनर्जी को माइनस कर दीजिए, आपका तुरंत क्यू का मान निकल जाएगा बेटा। तो ये होता है इसका फार्मूला। अब याद देखना, तो अब चलिए दोनों का निकालिएगा। तो सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की हम निकालने जा रहे हैं, तो सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की बराबर कितना होगा बेटा, तो सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, तो बेटा ये फार्मूला है आपका ना, क्या, सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, A1 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लस A2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो भी मतलब दिया रहेगा ना, तो मान ली तो मास नंबर गुणे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। अब जा देखना बेटा, प्रोडक्ट का हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट का निकाले जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट में हीलियम 2 हीलियम है, तो हीलियम का 2He4 यानी कि ए का मान कितना है 4, और उसी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन दिया 7.06, तो 4 इंटू 7.06 प्लस 4 इंटू 7.06 2 है ना, तो दोनों का सॉल्व कर दीजिए। कितना बेटा सॉल्व करने पर आ गया 56.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया प्रोडक्ट का, हो गया, ये आया प्रोडक्ट का। अब फिर ऐसे ही रिएक्टेंट का निकाल दीजिए, तो रिएक्टेंट का A इंटू डेल्टा भी ऐसे ठीक वही फार्मूला। अब कितना आया बेटा, लिथियम है तो 7 इंटू 5.60 दिया है बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, तो मल्टीप्लाई कर दिए, आया 39.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि लेफ्ट हैंड के रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एटम भी है। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एटम भी है, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यह तो एटम है, एटॉमिक स्टेट में है, तो जब मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है बाइंडिंग एनर्जी तब तो जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 है, तो वहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ जो एटम है, यदि ऑक्सीजन एटम एटॉमिक स्टेट में है तब फिर वहाँ बाइंडिंग एनर्जी की कोई जो मतलब नहीं है। तो बेटा, तो अभी एटॉमिक स्टेट में बाइंडिंग एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं होती है बेटा, नहीं होती है। तो अब यहाँ पर देखना, अब देखिए अब क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड का निकाल दिया, आपको मिला 39.20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा क्यू का मान निकालना है, प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट वाले को माइनस कर देना बेटा। तो प्रोडक्ट का कितना आया था 56.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना आया था 39.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कर दिया, कितना आ गया 17.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक आंसर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो बेटा, अच्छी तरह से देखिए, सामने है आपके, अच्छी तरह से समझिएगा और 2 बार 3 बार अच्छी तरह से समझ डालिएगा। यहाँ कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या मतलब होता है, तो 17.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन होते हैं तो बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली बच्चे इसे कर नहीं पाते हैं, भूल जाता है, छोड़ देते हैं, या फार्मूला याद नहीं होता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है बेटा। ओके, तो चलो बेटा, यहाँ पर नीट 2024 गेस्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बेटा, फिजिक्स पार्ट 3 है यह, 21 से लेकर के बेटा 50 हम लोग का अभी नहीं हुआ है, तो 21 से लेकर हम लोग कहाँ पर पहुँच गया बेटा, 35 हम लोगों का हो गया बेटा। 21 से लेकर के 35 हम लोग देख लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी बचे हुए 35 से लेकर 50 तक बेटा हम अगले पार्ट में देते हैं आपको। अब चलिए बेटा, यहाँ पे कौन सा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बेटा यहाँ पे कह रहा है कि इन रिवर्स बायस्ड पीएन डायोड, क्या बेटा, इन रिवर्स बायस्ड पीएन डायोड, रिवर्स बायस पीएन डायोड में आपसे 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि डिपेंड ओनली ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन नॉट ऑन टेम्परेचर ना, इन रिवर्स बाय पीएन डायोड, यानी कि रिवर्स बायस पीएन डायोड में डिपेंड्स ओनली ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन नॉट ऑन टेम्परेचर। अच्छा, फिर कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन लेंथ बट
नॉट ऑन द टेम्परेचर। अच्छा, तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा बेटा, कह रहा है कि ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड डोपिंग कंसंट्रेशन। चौथा ऑप्शन है बेटा कि डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड डिफ्यूजन लेंथ। बेटा तो पहली बात यह है कि पीएन डायोड बनता कैसे है। तो पीएन डायोड में जो प्रोसेस यूज होता है बेटा, पीएन डायोड जब पी और एन को जब फ्यूज कराया जा रहा होता है तो उस समय जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है उसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पूछ रहा है जिसके विषय में कि पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है बेटा, तो जो पूछ रहा है तो उसमें है ना, तो जो सही ऑप्शन होगा तो वह तीनों पर डिपेंड करता है बेटा। किस पर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। नंबर 1 कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है। टेम्परेचर पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और फिर किस पर डिपेंड करता है बेटा, और डिपेंड करता है किस पर, डिफ्यूजन लेंथ पर। तो याद रहे हमेशा कि यह तीनों पर डिपेंड करता है बेटा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड डिफ्यूजन लेंथ। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके बेटा, आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह बेटा ना कि रिवर्स बायस पीएन डायोड ना बेटा, रिवर्स बायस पीएन डायोड पोटेंशियल बैरियर यानी कि उसी ब्रेकिंग किन बातों पे डिपेंड करती है, तो बस तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है बेटा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद है, टेम्परेचर पर भी, कंसंट्रेशन पर भी और डिफ्यूजन पर भी ना। ये किस पे, डिफ्यूजन लेंथ पर भी डिपेंड करता है, तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो आपका पीएन डायोड है ना, वह फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, डिप्लेशन लेयर वगैरह क्या होती है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा बेटा वह पूरा एक ज़बरदस्त एपिसोड, यानी कि पूरी की पूरी फिजिक्स में कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक एक ही लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, मैं दे दूँ, ताकि उसको रिवाइज करने से मैक्सिमम आपका उसी से मैच कर जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जस्ट इसके बाद। ओके बेटा।